बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब, अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब खबर आपको बताते हैं गडकरी साहब की, नितिन गडकरी जी। आपने एक बड़ा पुराना शेर सुना होगा ना कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। गडकरी साहब वहीं उसी में ऐसा लग रहा है कि चुल्लू भर में जो है डुबो डुबो के मारना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि ये सरकार विषकन्या होती है, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये ग्रांट देगी, ये सब्सिडी देगी तो तुम काम शुरू करोगे, पता नहीं देगी कि नहीं देगी। और वैसे तो पैसा भी नहीं है इनके पास। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की सरकार के लिए कह रहे थे जहाँ चुनाव है। उन्होंने कहा ये लाडली बेटी बहना स्कीम जो लॉन्च की है, जिसमें 1,500 रुपया सबके खाते में, योग्य महिलाओं के खाते में डालना है, उसकी 2 किस्त जा चुकी है, एक किस्त या 2 किस्त। सरकार के पास पैसा ही नहीं है, इसी में जा रहा है सारा पैसा। तो और स्कीमों की सब्सिडी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, तो मत देखो इस सरकार की ओर। इससे पहले वो क्या क्या कह चुके हैं अभी उन्होंने बताया कि याद दिलाया मुझे, इधर गधे उधर गधे, जहां देखो गधे ही गधे। यार राजनीति में नेताओं के लिए वो कह रहे थे। एक बार वो कह चुके हैं कि अभी उन्होंने कहा कि हमको तो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे लोग, विपक्ष वाले सब, ये कह करके भी वो निकल आए। तो अब गडकरी साहब आखिर क्या ना क्या चाहते हैं, क्यों अपनी पार्टी को बार बार मुसीबत में डालते हैं? क्योंकि सवाल पूछा जाता है इसके बाद। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने माइक जब भी लगेगा, कहा जाएगा ना, अरे आपकी सरकार के पास पैसा खत्म हो गया क्या, महाराष्ट्र का खजाना खाली हो गया क्या, आपने चुनाव में सारा पैसा लौटा दिया क्या? उनको जवाब देना पड़ेगा। और बोल कौन रहा है? नितिन गडकरी, महाराष्ट्र का बड़ा नेता, दिल्ली के मंत्री बोल रहे हैं। इस पर सुनिए आप जरा गडकरी साहब की बात। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों, आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी? मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो नेचुरल अटक गई। मतलब कोई चीज छोड़ते नहीं, मतलब इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं छोड़ी उन्होंने। नहीं, अक्सर वो साफ साफ बात करते हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं। अब आप अलग अलग, जैसे लाडली बहन योजना की बात की, तो अभी बहुत सारे लीडर्स इस योजना के खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी उसके खिलाफ थे कि इस तरह की योजना नहीं लागू करनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन वो उसको साफ तरीके से कहते हैं बात को। और भी बार वो हर मौके पर बात करते हैं। आपकी सरकार है यार, आप चुनाव में जा रहे हो। आप वही बात मैं कह रहा हूं कि वो पार्टी के, आपने महाराष्ट्र के नेता कहा, मैं उनको देश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से मानता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो उनको मतलब सच कहने का एक वक्त होता है और सच कहना जरूरी भी नहीं होता हमेशा। जब चुनाव में आप जा रहे हो, महाराष्ट्र के चुनाव के, महाराष्ट्र के नेता महाराष्ट्र में ये बात करें कि भाई आपके पास पैसा ही नहीं होगा, कहां जाएंगे, नहीं 24 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन होगा, सबसे बड़ा इलेक्शन है। हालांकि गडकरी साहब को यदि आप सुनेंगे तो हमेशा सरकारों पे भरोसा नहीं करने की सलाह देते हैं। सर खुद मंत्री हैं वो, खुद मंत्री है, तब भी वो कहते हैं, क्योंकि वो अपना जो कामकाज का तरीका है वो भी एक बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज की तरह से करते हैं। सरकार का जो काम है, सड़क निर्माण का भी जो वो काम देख रहे हैं, उन्होंने सरकार का जो एक तरीका था उससे अलग तरीके से काम किया। वो कहते हैं बार बार कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप करिए, किसी पर, सरकारों पे भरोसे पर मत रहिए। नहीं, यहाँ तो उन्होंने ऑलमोस्ट ये कह दिया ना कि सरकार, इस सरकार ने चुनाव के लिए स्कीम लागू करी और सारा पैसा वहां दे दिया। हाँ, तो वही मतलब हुआ कहने का। तो उसको लेकर और उनको ध्यान रखना चाहिए। अब ये कह देना कि भाई वो बेबाकी से बात करते हैं, लेकिन बेबाकी हर बार ये आर्गुमेंट नहीं चल सकता, ये तो ऐसे ही कहते हैं। नहीं, बेबाकी में कभी आपने सुना क्या कि उन्होंने शरद पवार के लिए कुछ ऐसे बेबाकी से बोल दिया? शरद पवार के तो बड़े ऐसे कुछ कर्म तो कुछ होंगे ना। कभी उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा कुछ बोल दिया हो? भाई कुछ तो होगा ना, ये भी एक सवाल। और देखिए, मैं बेबाक हूं लेकिन पार्टी देख। नितिन गडकरी बहुत बड़े नेता है, बड़ा कमाल का उनका काम रहा है, परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये किसी भी जगह पर, और मैं ये मानता हूं, जो विजय जी भी मानते हैं, कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ होते हैं तो उसका कुछ डिसिप्लिन होता है, उसकी कुछ मर्यादा होती है। ये जो स्कीम है, इस पर तो अगर निजी तौर पर मुझसे कहेंगे तो मैं तो किसी फ्रीबीज वाली स्कीम के अगेंस्ट हूं, मैं निजी तौर पर। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं तो भाजपा के फोरम पर यह बात करूंगा। जब पार्टी ने तय कर लिया तो हमें उसके प्लस जो देखना, और वो भी चुनाव में जा रहे हैं। वो खबर छूट गई, हमने हरियाणा जब डिस्कस किया तो नहीं कर पाए थे। वो जो प्लॉट का फॉर्म निकाला है कांग्रेस पार्टी ने, बताइए उस पर क्या कहना है आपको?
नहीं, अनर्थ है वो भाई। चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए, चुनाव आयोग को हर हाल में रोक लगा। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कैसे आप कह सकते हैं कि 8,500 देंगे, 100 गज का प्लॉट देंगे। अरे भैया, आप सरकार में आइए, जो कर सकते हैं करिए। बीजेपी छत्तीसगढ़ इससे ही जीती थी सर, याद दिला दो सर। छत्तीसगढ़ की कौन सी स्कीम थी बीजेपी की? महतारी बंधन योजना, यही स्कीम बीजेपी वालों ने भी जा के फॉर्म भरवाए थे। वही है, और ये तो वादा ही तो वो कर रहे हैं ना। यही तो कह रहा हूं ना कि आप कोई भी जो डायरेक्ट इतना रुपया दे देंगे, प्लॉट दे देंगे, ये मतलब ये संभव है क्या? मेरा उस पर सवाल नहीं अभी इस वक्त। मेरा सवाल ये, जब आप चुनाव से पहले आपने वादा जो किया वो किया, आप प्रचार करो कि हम सत्ता में आए तो आपको साहब हम प्लॉट दे देंगे। जब आप प्लॉट का फॉर्म भरवाने चले जाते हो, गरीब आदमी बेचारा वो तो समझता है मुझे फॉर्म भरवा दिया मुझे मिलेगा। महिलाएं पहुंची थी ना राहुल गांधी के भरोसे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जब महिलाओं के 1 लाख का फॉर्म भराया गया और उस पर प्रभावित होकर के वहां वोट उनको दिया गया, फिर वोट देने वाली बहुत सारी ऐसी अल्प बुद्धि महिलाएं थी बेचारी, वो जानती नहीं थी अब बहुत तो बुद्धि मत, तो कांग्रेस मैंने उनके बस भरोसा किया था। सीधे साधे लोग थे, और अल्प बुद्धि गलत शब्द हो गया। और वो पहुंच गए थे कांग्रेस कार्यालय पर, उनको तो मालूम नहीं था कि फॉर्म भरे थे कि चुनाव के बाद पैसा मिलेगा। वो लग रहा फॉर्म भरा है तो मिलेगा ही मिलेगा। और उस पर राहुल जी भरोसा था भाई, सब लखनऊ ऑफिस ये प्रमाणित करता है कि ऐसे फॉर्म बनाने के भ्रम में आके लोग वोट देते हैं। अच्छा, ठीक। ये उत्तर प्रदेश में ये प्रमाणित हुआ कि वोट देते हैं। तो अब ऐसे ही ये जिस बहन बेटी योजना की बात उन्होंने की, बेटी बहना कुछ नाम है स्कीम का, 1,500 रुपए देंगे, ऐसे आप एक किस्त जारी कर देते हो चुनाव से पहले, एक किस्त जारी कर दिया। हाँ, अब लोगों को लगा हाँ भैया आ रहा है पैसा आ रहा है, अब वोट इन्हीं को जाएगा। ये भी लगभग ऐसा ही मामला है ना? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, फ्री बीज जो है मनुष्य को धीरे धीरे आपको मतलब एक लोभी बनाता है, आपको कामचोर बनाता है, आपको गलत सही में भेद न करते हुए जो कुछ देता है उसको वोट देने के लिए प्रेरित करता है। ये एक प्रकार से माने घूस को जो है लेजिटिमाइज करना है, वैधानिकता प्रदान, लेजिटिमाइज करना है। इसका तो कहीं से भी समर्थन, लेकिन एक मिनट, कहीं से भी समर्थन नहीं हो सकता है। और जब प्रधानमंत्री स्वयं इसके विरुद्ध बोलते हैं तो वो उनके साथ। सर, अब उसका मुझे बताएं, बोलते हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन आप इस पर जीते, महाराष्ट्र का इलेक्शन आप इस पर जीते हो, हरियाणा का इलेक्शन आप इस पर लड़ रहे हो, महाराष्ट्र में आप इस पर पैसा दे रहे हो, एमपी का इलेक्शन सॉरी इस पर जीते। नहीं, केवल इसी पर नहीं, कोई फर्क नहीं है सर। बीजेपी नहीं, फर्क तो है। क्या अंतर है? बीजेपी भी कर रही है, लेकिन फर्क तो है। बाकी पार्टियां क्या फर्क है बताइए मुझे। मैं बताऊं इसमें एक बड़ा फर्क क्या है कि जब सरकार में होते हो आपने 2 महीने पहले योजना चालू की, किस्त डाल दी तो वो पक्का हो गया। जो विपक्ष में बैठी है पार्टी वो कैसे भरोसा दिलाती है? इसलिए वो फॉर्म भरवाती है जब हम सरकार में आएंगे, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता के लिए कुछ और चाहिए, वो सीधे सरकार में नहीं। हाँ, तो सरकार इसमें क्या आपत्ति क्या है बताइए? नहीं, गलत है सर ये। नहीं, गलत तो फ्रीबीज योजना है। नहीं, आप ये फॉर्म भरवा के उसको लगभग झांसा दे रहे हैं कि नहीं तेरे को मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सरकार आएगी तब देंगे। क्यों लाइन लगा के पहुंच गई थी महिलाएं कांग्रेस दफ्तर में लखनऊ में चुनाव के बाद? उनका वादे में क्या कहा गया कि सरकार आएगी, सरकार बनेगी, तो ऐसा वहां भी फैसी फॉर्म भर गए थे। 3-4 लाइन बोल रहे हैं, 3-4 लाइन से समीर जी बहुत जरूरी, 3-4 लाइन। अंतर क्या है समझ लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के पास नहीं आई कि हमको 1 लाख करोड़ का कर्जा दे दीजिए, हमको ये करना है। ये लॉजिक जैसे भगवान, मैं बता रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, जैसे भगवंत मान, मैं फ्रीबीज की पॉलिटिक्स के एकदम खिलाफ हूं। लेकिन जब आप कहते हैं कि इसमें उसमें फर्क क्या है, आपके पास बजट प्रोविजनिंग तक नहीं है, आपके बजट का आधा से ज्यादा हिस्सा जिन योजनाओं में जा सकता है वो आप ऐलान कर देते हैं, और वो पंजाब में भी हुआ, हिमाचल में मुख्यमंत्री की सैलरी तक नहीं है। ऐसे इसको जस्टिफाई ना करें। वो आज डूबा, पंजाब आज डूबा, महाराष्ट्र कल डूबेगा। दोनों में मंत्री बोल रहा है, गडकरी बोल रहे हैं कि पैसा नहीं सरकार। हरियाणा में बीजेपी ने कहा कि वो सरकार जस्टिफाई नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कांग्रेस या बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस को इसलिए करना पड़ा। देखिए कि जब छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू की, यही योजना थी जो बीजेपी ने फॉर्म भरवाया था, और जब सरकार आई वहां पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि महतारी वंदन योजना हमारी गेम चेंजर योजना बनी, जो हमने गांव में महिलाओं से जो फॉर्म भरवाया, और उसके कारण जो कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी, हम सरकार बनाने की स्थिति के अंदर आए। और उसके बाद सबसे पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई तो महतारी वंदन योजना को अनुमति दी गई। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि भाई जिस तरह के छत्तीसगढ़ के अंदर महतारी वंदन योजना लागू भी है, हरियाणा के अंदर हम इस योजना को लागू, और ये लागू करवाने वाले कौन है? भूपेश बघेल है, जिन्होंने कहा हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा से कि आप इस योजना को जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लागू किया था, आप उसे हरियाणा में लागू कीजिए। ये छत्तीसगढ़ में गेंद थी, हाँ, आप यहां कीजिए, हो सकता है इसको आपको बेनिफिट मिले।
और दूसरा गडकरी के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। देखिए गडकरी जी विदर्भ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट गडकरी से कह रहे थे कि हमें सब्सिडी मिल नहीं रही है, या ऐसा कुछ कीजिए कि हमें सरकार से ज्यादा सब्सिडी मिले। तो गडकरी कह रहे थे कि आप सरकार की सब्सिडी के भरोसे मत रहिए। वो उन्हें समझा रहे थे कि भाई आप अपने आप को अपने आप में निर्भर बनाइए। सरकार की सब्सिडी के भरोसे रहोगे तो कोई सरकार आपको सब्सिडी देगी, दूसरी सरकार आएगी तो वो आपको सब्सिडी नहीं देगी। फिर उन्होंने विश करना इसी संदर्भ में कहा, फिर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पूर्ति समूह इतना बड़ा चलाता है, वो खुद मुझसे कह रहा था कि भाई सब्सिडी कब मिलेगी, तो मेरे बेटे मैंने कहा कि भाई भगवान के भरोसे जब मिलेगी। आप तो फिर दो कमियां एक्सपोज कर रहे हो ना सरकारों की। एक तो उसका राइटफुल पैसा है जो सरकार के पास पड़ा है, सरकार उसको रिलीज नहीं कर रही। और मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं सर, कंपनियां डूब गई इस चक्कर में कि सब्सिडी का पैसा सरकार जारी नहीं जारी कर जाती है कंपनियां। इसलिए होता है कि सरकार जब योजना लागू करती है चुनाव में तो वहां पैसा डाइवर्ट कर देती है। जो गडकरी जी कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र में अगर योजना लागू हुई है तो वहां पैसा ट्रांसफर होगा। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और 20 कन्या क्या है? 20 कन्या का मतलब होता था कि बचपन से किसी लड़की को नहीं सुनिए सर, बचपन से किसी लड़की को 20 दे दे के तैयार करना, उसको खूबसूरत बने रहना, उसको नृत्य गायन सिखाना कि दूसरे को रिझाए, आपकी बड़ी रिसर्च है विश करने पे मर जाए। तो सरकार क्या ऐसे है कि आप लोकतंत्र में? सर उत्तर प्रदेश की बात, सॉरी एक खबर और उत्तर प्रदेश से आई, उसकी बात हम कर लेते हैं। आपको अयोध्या का एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप का वाकया याद होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया था। नाम था मोईद खान। मोईद खान पर और उसके नौकर पर इस छोटी सी बच्ची ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। बड़ी जतनों के बाद मोईद खान पर एक्शन हुआ था, एफआईआर हुई थी, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जब मोईद खान गिरफ्तार हुआ था तब समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कहा था कि डीएनए जांच कराया जाए, किसी बेगुनाह को खामखा ना फंसाया जाए। उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सब समझ रहे थे कि वो इसी मोईद खान के लिए कह रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, आप डीएनए जांच कराइए, अगर इसका नाम आता है तो ठीक है। अब डीएनए जांच हो गई, डीएनए जांच की रिपोर्ट भी आ गई। अब थोड़ा समझिए इस मामले को। ये बच्ची जो थी प्रेग्नेंट हो गई थी, छोटी सी बच्ची गर्भवती हो गई थी। अब जब उसको अस्पताल ले जाया गया, डीएनए का सैंपल लिया गया, तो जाहिर है कि डीएनए के सैंपल में तो एक ही पुरुष का नाम आएगा ना, एक ही व्यक्ति का नाम सामने आएगा। इसके नौकर का डीएनए उस डीएनए सैंपल के साथ मिल गया, मिलान हो गया। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून यह कहता है कि अगर सामूहिक बलात्कार का, गैंग रेप का मामला है, तो चूंकि डीएनए सैंपल एक ही आरोपी के साथ मैच कर सकता है, इसलिए जितने भी आरोपी उसमें होंगे सबके खिलाफ वो प्रमाण माना जाएगा। भले ही डीएनए नौकर से मिला, सब कानून यह कहता है कि वो प्रमाण इसके खिलाफ भी, मोईद खान के खिलाफ भी अदालत में दिया जा सकता है। और बीजेपी वाले कह रहे हैं, मांग रहे थे अखिलेश जी डीएनए मिला लो, मिला लिया गया डीएनए। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए उस वक्त भी ये बहुत शर्मसार करने वाला था जब अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे। स्वतंत्र भारत में कोई नेता नहीं हुआ किसी बच्ची पर इस तरह का मतलब घृणित कर्म कोई करे और उसके बाद आप कभी गलत भी आरोप लगता है तो लोग कहते हैं कि भाई आप लड़की के साथ खड़े रहिए, कल को न्याय जो होगा तो उसके बाद बात कीजिए। कोई नहीं खड़ा होता आरोपी के साथ, कोई बलात्कारी के साथ, दुष्कर्मी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अखिलेश यादव खड़े हुए। अब उससे एक कदम आगे मसला चला गया है। जब कल यह आया कि राजू खान का डीएनए मैच हुआ, जो इसी मोईद खान का नौकर है, उसी फैक्ट्री में साथ में रहता था, इसके हमेशा उसकी फैक्ट्री का काम देखता था, और वहीं रेप हुआ है, वहीं वीडियो बनाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के लोग जो उसके आधार पर बचाव करने टूट पड़े, वो उस लड़की का और अपमान नहीं कर रहे हैं? वो इस घटना को और ज्यादा भयावह नहीं बना रहे हैं? ये ज्यादा खतरनाक। आप पहले मांग करते हैं, वो एक गलत शर्मसार करने वाली परंपरा थी, और उसके बाद जब डीएनए, और ये हर कोई जानता है कि भाई डीएनए तो मैच एक ही से होगा, एक ही होगा। उसमें कानून साफ है कि जितने आरोपी हैं सबके खिलाफ वो साक्ष्य माना जाएगा। अब उसके बाद पीड़िता अगर खुद कह रही है, वो बच्ची तो खुद बता रही है ना, उसके बाद भी अगर इस तरह का मजाक बनाने की कोशिश हो रही है, उसको सोशल मीडिया पर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, उनके नेता, उनके जो यहां तक कि जो तथाकथित, वो कह रहे हैं मोईद खान का डीएनए नहीं मिला। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मोईद खान कानून नहीं जानते, तो बहुत ही मतलब ये शर्मसार करने वाला है, खतरनाक। ऐसे मुद्दों पर जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि खासतौर से राजनेताओं को और समाज के भी जो भी लोग समझदार लोग हैं, उनको पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। ये डीएनए की मांग की थी, तब भी हम लोगों ने उस पर आलोचना की थी कि इस तरह की बात का भी कोई मायने नहीं है। और अखिलेश जी से ये उम्मीद करते हैं कि वो पीड़िता के साथ खड़े हो और उनके साथ चले। पॉलिटिकल जो सारी लड़ाई होती है उसको चलते रहे। सर जुड़ा हुआ सा मामला, अगली खबर पर जा रहा हूं, अभी आप तस्वीरें में देखा
नहीं, मुस्लिम वोट इससे नहीं कैसे मिलता। मिलेगा अगर साथ खड़े हो जाएंगे पीड़िता के? यहाँ तो इस समय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश आपने बड़ा सरल बना, मतलब सिंपल इक्वेशन बना दी इसकी। सिंपल इक्वेशन बना दिया। पीडीए में पिछड़ा नहीं है क्या? दलित नहीं है? नहीं, सुनिए सर, सब कुछ है, लेकिन अभी इस समय आप ये कह रहे सिर्फ अल्पसंख्यक वोट से सर, पिछड़ा दलित नहीं ये चाहिए। इस समय एक मैसेज जो अखिलेश जी दे रहे हैं यूपी में कि जहां भी मुस्लिम है या यादव है, जबकि यादव लोग मतलब दूसरी ओर भी है, यादवों में या मुसलमानों में भी है, लेकिन वो अपना 2 वोट बैंक कंसोलिडेट करके और दूसरे को लेना, हर घटना को उसी दृष्टि से देखते वो हर चीज को मुसलमान वोट से तोड़ते हैं। मुसलमान वोट से जोड़ते हैं। अब आप देखिए, मेरे पास 2 खबर थी, मैं सोच रहा था पहले बुलडोजर वाली बताऊं, आपने मुस्लिम वोट की बात कर दी। कल भी आपने वो बयान सुना होगा शायद, उस पर आज चर्चा थोड़ी और करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक संभल से हैं मेरे ख्याल से, इनका नाम है महमूद अली। एक बार हमारे प्रोग्राम में आए थे तो मैं वो कान में हम लोग ईयरपीस पहनते हैं ताकि हमको पता लगता रहे दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैंने उनको महमूद अली बोला, और बोले आप मेरा नाम गलत ले रहा है, मैं महबूब नहीं हूँ, मैं महमूद हूँ। मैंने कहा जी मैंने आपको महमूद ही कहा, लेकिन उनको महबूब इतना बुरा लग गया। महमूद कौन था ये याद कीजिए जरा। वो उनको महबूब पे बड़ा फक्र है। महमूद गजनवी था जिसने भारत पर आक्रमण किए थे, बड़े फक्र से कहते हैं कि मैं महमूद हूँ, महबूब नहीं हूँ। अब इनका ये बयान जरा बड़ा वायरल हो गया है। इसमें कह रहे हैं हमारी मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ चुकी है, अब तुम हारोगे ही हारोगे, मुगल नहीं टिके तुम कैसे टिकोगे। इतना खुल्लम खुल्ला तो किसी ने आज तक ये बात नहीं की भाई कि आबादी है, हम आबादी से जीतेंगे, योजना से नहीं जीतेंगे, सरकार की कमी बता करके नहीं जीतेंगे, हम मुसलमान आबादी बढ़ाकर जीतेंगे, खुलकर वो कह रहे हैं। ये मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं यूपी की सरकार के अंदर, विधानसभा के अंदर। सुनिए जरा एक बार फिर आप बात इनकी। अब प्रतिशत बढ़ रहा है और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। देखो ये महबूब हो, मनहूस हो, ये जो है ऐसे लोग जो है वो न मुल्क के हितैषी है न किसी मजहब के हितैषी है। अब उनको लगता है, वो कभी कभी उनके दिमाग में जो है वो जिन्ना का भूत जो है वो सवार हो जाता है, और जब जिन्ना का भूत सवार होता है तो इसी तरह के बेवकूफ़ी भरे, बेहूदगी भरे, बकवास बहादुरी, बकैती दिखाई पड़ती है। और इस तरह की बकवास बहादुरी और बकैती जो है वो ऐसे लोगों का सुपड़ा साफ करती है। एक मैं स्पष्टीकरण दे दूं, ये महबूब अली ही हैं, वो संभल वाले दूसरे महमूद अली है। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये बिजनौर के हैं, वो संभल के हैं जी। बड़ा खुल्लम खुल्ला कह दिया इन्होंने तो ये नई बात थोड़े है, ये एक भारत में भी और भारत के बाहर भी। वर्ल्ड में जब 1992 में वो क्लैसेस ऑफ सिविलाइजेशन लिखा था तो उसने इसकी चेतावनी दी थी कि अभी 29% है, ये कंपटीशन है। इसमें सबसे जो है कि ये मुगलों का उदाहरण दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपनी संख्या से हमको कब्जा करना है, हम जाग गए हैं क्योंकि हम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, और बच्चे पैदा करके हमारी आबादी बढ़ेगी, हम हो जाएंगे, और उसके बाद हमको जो करना है करेंगे। ये मतलब आप इसको क्या उत्तर दिया जा सकता है? ये जो मानसिकता है कि किसी प्रकार से इस मुसलमान देश पर सत्ता करे, मुसलमान अपने अनुसार चलाए, उसको भिन्न भिन्न तरीकों से हो रहा है, और इसको मजाक मत समझिए। 1951 में 9.7% आबादी थी, 2011 में 14.7% हो गया है, और अगर 2022 आएगा तो सोचिए कितना होगा। हिंदुओं की आबादी 85% थी, 2011 में 79.6% हो चुकी है। तो ये उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये उन हिंदुओं के उस आशंका को मजबूत करते हैं, पुख्ता करते हैं, जो कहते हैं कि भारत में लड़ाई असल में आबादी की है, तुम भी अपनी आबादी बढ़ाओ। हिंदुओं को जो लोग कहते हैं ना, नहीं, मैं तो पहले दिन से हूं नॉर्मली, हम आबादी बढ़ाएं न बढ़ाएं, लेकिन हिंदुओं और सिखों में तो बच्चे पैदा करने के लिए जागृति की जरूरत है। 500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी है, एक बच्चे पर रह जाते हैं। कम से कम 3 बच्चे होना चाहिए, इसलिए नहीं एक बच्चे को अगर आप छोड़ देते हैं, उसका कल एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके साथ मैं समझ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या माइंडसेट है जो इन्होंने भी एक्सपोज किया। इस्लाम का शासन। समीर जी देखिए, जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जो बार बार बात होती है कि आना चाहिए,
वो इसलिए बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली थी, पहले ही उनके कार्यकाल में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाना चाहिए था। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो बयान आने पे लगाम लग जाती। अभी भी सरकार के पास समय है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आए, जिससे इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे और हिंदुस्तान। आपने कहीं सुना है सरकारी गलियारों में कहीं कोई मरमरिंग हो रही हो इस बिल को लेकर के? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, कहीं नहीं है ना। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो बोल चुके हैं कि जनसंख्या को मैं अपराध नहीं मानता हूँ, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी डिविडेंड है। हाँ बिल्कुल, आर्थिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, डिविडेंड। वो इस बात को कह चुके हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इसका समाधान नहीं है। हम लोगों के साथ डिबेट में बैठ के कहे हैं कि जितने रूहें खुदा ने बनाई हैं हम पैदा करेंगे, आप बिल ला दीजिए, कानून ला दीजिए, हम नहीं कानून से कोई रोकने वाला आप क्या करेंगे उसमें? इस तरह बहुत छोटा कमेंट सर आपका। नहीं, मुझे लगता है देखिए बार बार ये बात होती है, जनसंख्या संतुलन की तरफ तो सरकार को जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो भयावह स्थिति होगी। महबूब अली सिर्फ संकेत कर रहे हैं।